सदर्न ब्रेव और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की मेंस टीमों के बीच होने वाला आज का द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 11 जो कि इन दोनों ही टीमों का मैच नंबर 3 होगा इस सीजन के अंदर, जहां पर दोनों टीमों ने जो दो मुकाबले खेले हैं उसमें सदर्न ब्रेव की जो टीम है उसने दोनों मुकाबले अपने जीते, लेकिन वहीं पर जो नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम है इसने अपना पहला मैच तो काफी आसानी से जीता, लेकिन पिछला वाला मैच 5 विकेट से हार गई। लेकिन आज के इस मैच को कौन जीतेगा, जबकि मैच यहाँ पर खेला जाएगा द रोज बॉल साउथहैम्पटन के उस मैदान पर जहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों का टोटल डोमिनेशन होता है। लेकिन ये जो मैच है ना, ये वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दिन का मैच होगा। सदर्न ब्रेव का अपना ये होम ग्राउंड होगा और दिन का मैच वहां की लोकल टाइम के हिसाब से होगा। भारत में तो रात को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा 13 अगस्त को द रोज बॉल साउथहैम्पटन के मैदान पर, जहां पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों का टोटल डोमिनेशन होता है। लेकिन ऐसा आज भी हो ये उतना जरूरी है नहीं। इसके पहले हमको निश्चित तौर पर वहां पर वेदर के बारे में जानना पड़ेगा, पिच अगर अपडेट आता है तो उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दूं कि द 100 के कॉम्पिटिशन मैचेस में ना तो पिच रिपोर्ट आता नहीं, तो वो जनरली मिलने की संभावना तो ना के बराबर है। लेकिन ये जो रिजल्ट्स दिखाते हैं कि पिछले 6 में से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस स्कोर को चेज करते हुए जीती हैं, जिसमें स्पिन को केवल 15 लेकिन पेस को 50 विकेटें मिली हैं। 26 पहली इनिंग में 24 सेकंड इनिंग में। उससे बात तो यही क्लियर होती है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग कंडीशंस और बेहतर होती चली जाती हैं। और स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो एक मैच इसी सीजन का मेंस क्रिकेट का ऑलरेडी यहां पर खेला भी जा चुका है, जहां पर अगर आप देखें तो बर्मिंघम फिनिश की टीम ने 106 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेटें पहली इनिंग में जो थे वो तेज गेंदबाज लेकर गए, 4 विकेटें स्पिनर्स लेकर गए। पावर प्ले की पहली 25 गेंदों में केवल 28 रन बने, और वो सेम चीज आपको सेकंड इनिंग में भी होते दिखाई पड़ा कि पहली 25 गेंदों में केवल 28 रन बने, जिससे क्लियर तो ये होता है कि शुरुआत में रन बनाने यहां पर इतने आसान है नहीं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग में। और उसमें भी अगर आप इंक्लूड करें नई गेंद को तो उससे भी रन बनाना यहां पर उतना आसान होता है नहीं, जिसमें कंटिन्यू करते हुए जो सदर्न ब्रेव की टीम थी उसने धीरे धीरे स्कोर को चेज किया और 106 का छोटा स्कोर चेज करे तो 109 रन बना करके 1 विकेट पर मैच को 9 विकेट से जीत लिया। तो उनके लिए तो मैच आसान था। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें ना तो ये तो द 100 फॉर्मेट का मैच था, लेकिन 2025 के अंदर ही 3 और मैचेस यहां पर खेले गए थे जो आखिरी के T20 ब्लास्ट के, उसके भी आंकड़े जाकर के देखें तो 167 का स्कोर भी यहां पर चेंज हो चुका है। यहां पर 208 का स्कोर तो बहुत ही बड़े अंतर से डिफेंड हुआ था, लेकिन 178 का स्कोर यहां पर चेंज हो चुका है 4 विकेट के अंतर से। तो 2025 में भी अगर आप देखें तो T20 के और 100 के मैचेस मिलाकर के 4 मुकाबले जो हो चुके हैं उसमें से भी 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं। और पिछले सीजन में जाकर के देखें द 100 के आखिरी 2 मैचेस को तो 126 का स्कोर चेंज हुआ था, 116 का स्कोर चेंज हुआ था, और साथ ही साथ पावर प्ले के दौरान भी पहली इनिंग में खास करके जो दिक्कतें रही हैं, और उसमें यह भी इंक्लूड करिए कि आज का डे मैच है ना, तो डे मैच के आंकड़े को भी देख करके जाने की कोशिश करें तो ये जो पिछला मैच हुआ था वो भी डे मैच ही था। उसके पहले जो T20 ब्लास्ट का ये वाला मैच है ये भी डे मैच था, ये भी डे मैच था। यानी कि डे मैचेस में देखें तो यहां पर स्कोर चेंज हो गया, यहां पर भी स्कोर चेंज हो गया, यहां पर भी स्कोर चेंज हो गया, और इन दोनों में जाकर के देखें तो ये भी एक डे मैच था। तो डे मैचेस में तो 100% रिकॉर्ड है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, जबकि नाइट मैचेस में भले ही यहां पर एक बार ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अपने स्कोर को डिफेंड किया है। तो ओवरऑल ये जो पिच है ना वो तेज गेंदबाजों के लिए पूरे गेम में कुछ न कुछ प्रोवाइड कराएगी, जहां पर बैटिंग करना उतना भी आसान होगा नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग में चूंकि बड़े पहली इनिंग के अंदर उतना बड़ा स्कोर बन भी नहीं पाता, तो स्कोर को चेस करना थोड़ा सा इसी वजह से इजी हो जाता है। बाकी अगर तो पिच रिपोर्ट मिलेगी, जो कि मिलने की संभावना नहीं है, तब तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पिच रिपोर्ट दे दूंगा। वरना वेदर को देखते हुए जो हमारी स्मॉल लीग की फाइनल टीम बनेगी वो कम से कम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो बनता दिखाई पड़ रहा सदर्न ब्रेव की टीम की तरफ से आज के इस मैच के लिए, जो पिछले मैच भी था जिसमें बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं। बॉलर्स की बात कर लें तो कुल मिलाकर के टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में तो नहीं यूज हुए थे, क्योंकि रिश टोपली पिछले मैच में खेले ही नहीं थे एक्चुअली, लेकिन 6 बॉलिंग ऑप्शन तो यूज किए गए थे। क्रेग वॉटर ने 3 ओवर करा था, जोफ्रा आर्चर ने पूरे 4 ओवर करे थे, क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर करा था, माइकल ब्रेसवेल ने 3 ओवर करके 3 विकेटें निकाल दी थी, जेम्स कोल्स ने इंटरेस्टिंगली पूरे 4 ओवर करे थे, और टिमाल मिल्स ने भी 2 ओवर किए थे। और इसमें अगर आप इनका बेंच देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और कौन सा बॉलर किस किस ओवर में आकर के बॉल करता दिखाई पड़ा था उसका आंकड़ा, यानी कि दूसरे ओवर, चौथे ओवर, 14वें, 19वें ओवर, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले का, 2 ओवर ऑलमोस्ट डेथ का करते दिखाई पड़े थे जोफ्रा आर्चर। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें बैटिंग ऑर्डर और बॉलर का रोल आपको दिखाई पड़ा। बाकी करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें 100 फॉर्मेट के अंदर इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले का, तो वो भी आपके सामने, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस सीजन के अंदर जो 2 मैचेस ये टीम ऑलरेडी खेल चुकी है और दोनों मुकाबलों को जीत चुकी है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी ओवरऑल पूरी टीम की। उसको देखने के लिए अगर आए तो लीस डुप्ला ने पहले मैच में 25 बनाए थे, दूसरे मैच में 48 नबाद की पारी खेल दी। इसके अलावा जेम्स मिस ने पहले मैच में 6 बनाए, दूसरे मैच में 41 रन बनाए। जेसन रॉय ने पहले
मैच में अच्छे 30 रन बनाए, दूसरे मैच में नॉट आउट लौटे और आपको पता ही है 9 विकेट से पिछला मैच ये टीम जीती थी। तो टॉप ऑर्डर के जो तीनों के तीनों खिलाड़ी हैं ना, काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े, खास करके पिछले वाले मैच में। और जेम्स कोल्स की बैटिंग पहले मैच में तो आई थी, नहीं चले, लेकिन अभी तक के दोनों मैच में बॉलिंग भी करते दिखाई पड़े हैं और पिछले मैच में तो 4 ओवर कर दिए थे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, इस पिच पर भी अगर आप देखें तो स्पिनर्स का कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं होता, लेकिन गेंद फंसती है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर तो आ जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर श्योरिटी थोड़ी सी इनको लेकर के कम अभी रहेगी, जिसको मैं आगे क्लियर करूंगा। बाकी लॉरी इवांस और हेल्टन कार्टराइट की बैटिंग उतनी आई ही नहीं है, लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने पिछले मैच में आते ही 3 विकेटें निकाल दी, उसके पहले मैच में हालांकि ये नहीं चले थे। बाकी क्रिस जॉर्डन एक ऐसे बॉलर हैं जो 3 से 4 ओवर करके देंगे, जिसमें मेजॉरिटी डेथ के ओवर्स होते हैं, तो इस वजह से काफी जरूरी ऑप्शन है, भले ही पिछले 2 मैच में केवल विकेट एक ही लिया है। इसके साथ साथ क्रेग वॉटन जो मेजॉरिटी ओवर पावर प्ले के करते हैं, तो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, इस पिच पर पावर प्ले में कुछ ना कुछ तो होता है तेज गेंदबाजों के लिए, तो ये एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बनेंगे। परफॉर्मेंस इनकी चूंकि अभी तक आई नहीं है दोनों मैचेस में, पहले मैच में 1 विकेट लिया था एक्चुअली, 18 नाबाद की पारी भी खेली थी, लेकिन लोग इनके साथ जाने वाले हैं नहीं, तो एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर अगर आप रिस्क लेना चाहें तो पहले इनिंग की बॉलिंग में जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी टिमाल मिल्स है, 4 ओवर पूरे करेंगे, दोनों मैचेस में मिला करके 3 विकेट ले चुके हैं। जोफ्रा आर्चर ने पिछले मैच में 2 विकेट लिया था और निश्चित तौर पर 2 पावर प्ले के और 2 डेथ के ओवर करेंगे, तो ये भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो ओवरऑल देखें ना, तो कम से कम 7 प्लेयर तो ऐसे हैं जो सीधे टीम में आते हैं, इवन जेम्स कोल्स भी उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, जो कि अगर आप लेकर के जाना चाहें उनकी यूटिलिटी की बेसिस पर, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग भी कर रहे हैं, 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जेम्स कोल्स को अगर आपको लेकर जाना भी है ना, तो आप लेकर के जाइएगा लीज डुप्लॉय की जगह पर, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो निश्चित तौर पर ये तो कम से कम दिखाई पड़ रहा है, और उसमें अगर आप क्रेग वॉटन को भी शामिल कर दें तो इस टीम की तरफ से 7 से 8 प्लेयर हैं, और चूंकि दोनों मैच से टीम जीत भी चुकी है, तो वहीं से क्लियर होता है कि टीम काफी मजबूत है। और जब अगर 8-9 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको किसी भी फैंटेसी टीम में ले जाने के लिए, तो निश्चित तौर पर चाहे किसी भी तरीके की आप यहाँ पर एनालिसिस करें, ये टीम काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ती है। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें, तो ये टीम जब खेलती है सामने वाली टीम के खिलाफ कभी भी 100 फॉर्मेट के अंदर, तो इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज जो रही हैं, लीज डुप्लाई के 3 मैच केवल 50 रन है, जेम्स विंस के 4 मैच केवल 73 रन है, जेसन रॉय के 3 मैच केवल 52 रन है, वहीं पर जेम्स कोल्स के 1 मैच में 26 रन है, 1 विकेट, तो इनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर है। और बाकी तीनों ने केवल एक मैच अच्छा खेला है जो हाईएस्ट स्कोरिंग का आया है। और इवन लॉरी इवांस के भी 6 मैच केवल 107 रन, 45 का हाईएस्ट स्कोर है। हेल्टन कार्टराइट भी नहीं चले हैं। माइकल ब्रेसवेल तो खेले नहीं इस टीम के खिलाफ, लेकिन स्टिल अपने यूटिलिटी की वजह से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बने रहेंगे। क्रिस जॉर्डन के 2 मैच में 2 विकेट हैं। बाकी जो बॉलर्स हैं, चाहे वो क्रेग वॉटन हो, टिमाल मिल्स हो, जोफ्रा आर्चर हो, किसी के भी आंकड़े उस लेवल के नहीं है कि उसके दम पर आप सीधे इनको टीम में लेकर के जाएं। तो हेड टू हेड के आंकड़े तो काफी उल्टी चीज दिखाते हैं कि जो सामने की टीम जिसके खिलाफ ये लोग खेलेंगे, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ, उसके खिलाफ जब खेले भी हैं पहले, तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे करके नहीं जा पाए हैं। तो शायद ये टीम यहां पर आकर के थोड़ी कमजोर जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, और अपने इस होम ग्राउंड के ऊपर साउथहैम्पटन के इस मैदान पर, जो रोज बाउल के नाम से जाना जाता है, जो परफॉर्मेंस है, लीज डुप्लाई के आंकड़े 10 मैच केवल 191 रन है, लेकिन जेम्स विंस का बैटिंग एवरेज 35 का, और ध्यान रखिएगा ये इनका अपना होम ग्राउंड है। तो कमाल के आंकड़े इनके इस मैदान पर रहे हैं। 94 मैच में 2977 रन, 35 का एवरेज, तो इनको तो आप कप्तान है, वो कप्तान भी आज के इस मैच के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी जेसन रॉय इस मैदान पर नहीं चले हैं, 12 मैच में केवल 155 रन है, वहीं पर जेम्स कोल्स के 4 मैच में 59 रन है, 3 विकेट है। तो एक ऑलराउंडर वाली जो इनकी यूटिलिटी है, वो इनको निश्चित तौर पर फाइनली हमारी टीम में लेकर के जरूर रहेगी। और उसी में एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन और मिल जाते हैं, वह है लॉरी इवांस। अगर तो आप यहाँ पर जेसन रॉय या लीज डुप्लाई में से किसी एक को पिक कर रहे हैं, तब तो लॉरी इवांस को लेना बनता नहीं, लेकिन अगर आप दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं वेन्यू के नंबर्स के बेसिस पर ना, तब निश्चित तौर पर आप वहां पर लॉरी इवांस को जरूर ट्राई करिएगा। अब इन तीनों में से कोई भी एक बैटर, यानी कि जेसन रॉय, लीज डुप्लाई और लॉरी इवांस में से कोई भी एक बैटर आपके लिए ट्राई किया जा सकने वाला ऑप्शन है, जिसमें मेरे हिसाब से तो जेसन रॉय ज्यादा बेटर ऑप्शन है, भले ही नंबर्स इनके वेन्यू पर अच्छे दिखाई नहीं पड़े, हालांकि हेड टू हेड के भी नंबर्स अच्छे नहीं थे। तो निश्चित तौर पर डिपेंड करेगा कि आप किसको लेकर के जाना चाहेंगे। कार्टराइट तो उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं। माइकल ब्रेसवेल ने इस मैदान पर 1 मैच खेल करके 3 विकेट लिया है। क्रिस जॉर्डन के 28 मैच 31 विकेट हैं। इसी मैदान पर क्रेग वॉटन के भी देखें ना, तो 12 मैच में 17 विकेट हैं, और यहाँ पर तो ये सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा कामयाब है, जहां पर हर 9वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है। पहले इनिंग में तो 16 गेंदें लग गई हैं। तो एक पावर प्ले के बॉलर के तौर पर हमेशा एक डिफरेंशियल ऑप्शन बने रहेंगे। टिमाल मिल्स के यहाँ पर 20 मैच में 21 विकेट हैं, 10 मैच में 18 विकेट यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के हैं, और यहाँ पर तो डैनी ब्रिक्स के आंकड़े भी बहुत ही शानदार है। इनका भी अपना होम ग्राउंड ही है ये मैदान। तो निश्चित तौर पर अगर खेलते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे, लेकिन कम से कम ये 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन तो हैं जो क्लैरिटी के साथ सीधे सीधे टीम में आते हैं। बाकी 7वां ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास जो है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, या तो जेसन रॉय को, या तो लीज डुप्लाई को, या तो
लॉरी इवांस को, किसी भी एक को, या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके भी आप इन दोनों में तीनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि वो चीज़ आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो बॉलिंग ऑप्शन है ना, और उसमें ये भी ध्यान रखिएगा किस इनिंग की बॉलिंग है, क्योंकि अगर आप टिमाल मिल्स को, जोफ्रा आर्चर को, क्रिस जॉर्डन को सभी को लेकर के जा रहे हैं तो ऐसा तभी करना है अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आपको क्रिस जॉर्डन को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर इनको केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में ही आपको टीम में लेकर के जाना है। ये भी बात आपको मैं क्लियर करता चलूं, ये चीज जो छूट गई थी बेसिकली, तो ये क्लियर करने के बाद अगर आप प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लीस्ट रिप्लाई आदिल रशीद पर एक बार खेले हैं बेहतर, 27 गेंद पर 32 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी को परेशान करती है, 34 गेंदों पर 3 बार आउट हो चुके हैं। जेम्स विंस की बात करें तो डैन लॉरेंस जिन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर पूरे करे थे, वो इनको 18 गेंद पर 32 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। हालांकि मैं कहूंगा इसमें जेम्स विंस का ही निश्चित तौर पर एक एडवांटेज है। बाकी आदिल रशीद पर ये 2 बार आउट हो चुके हैं काफ़ी सस्ते में, 14 गेंद पर 10 रन बना करके। जेम्स को उसका कोई डेटा है नहीं, इवन जेसन रॉय को भी कोई डेटा सामने की टीम की बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ है नहीं। लेकिन वहीं पर लॉरी इवांस आते हैं जो आदिल रशीद पर 37 गेंद पर 35 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, और हेल्टन कार्टराइट भी आदिल रशीद पर एक बार आउट हो चुके हैं। तो लेग स्पिन ये पूरी की पूरी टीम बहुत अच्छा खेलती नहीं, और सामने की टीम में एक बहुत ही क्लासी लेग स्पिन ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम है आदिल रशीद। तो वो तो निश्चित तौर पर एक कप्तान है, उस कप्तान के भी काफी डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाते हैं जो कि आपको नंबर 10 पर लिस्टेड दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इस टीम की तरफ से एक दिक्कत इनको है जो कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लेकर के है, जो 2 मैच के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जब बात करें, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो मिचेल सेंटनर मौजूद नहीं थे, तो उन्हीं की जहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर इमाद वसीम आए थे। और बेन डॉर्सुइज तो हालांकि अभी भी अवेलेबल है नहीं, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मोहम्मद आमिर भी 2 ही मैच के लिए आए थे। अब कोई डिसीजन चेंज हो और अगर मोहम्मद आमिर को यह टीम अभी भी बना करके रखी अपने साथ तो अलग बात है, और उसमें मोहम्मद आमिर को यह फैसला करना पड़ेगा कि सीपीएल खेलेंगे कि यहां पर खेलेंगे। और दोनों फिलहाल सीपीएल खेलने के लिए जा चुके हैं, जो ऑफिशियल अपडेट है उसके हिसाब से बता रहा हूं। और सेंटनर सीधे सीधे प्लेइंग इलेवन में आते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी तीसरा कोई ओवरसीज प्लेयर ये टीम खिलाएगी या कोई लोकल प्लेयर ही लेकर के चली जाएगी तो पैट ब्राउन के साथ जाएगी, वरना कोई ओवरसीज खिलाड़ी ही तीसरा ट्राई करेगी ये टीम। तो डेविड मिलर इनके पास एक नाम है जिनको ये लोग प्लेइंग इलेवन के अंदर लेकर के आ सकते हैं, जिसमें ग्राहम क्लार्क नाम है, उनकी यहां पर एडजस्ट करके यहां पर पैट ब्राउन को ये लोग खिला सकते हैं एक बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर। चूंकि 2 बॉलर बाहर हो रहे हैं तो 2 बॉलर मिचेल सैंटनर और पैट ब्राउन तो अंदर आने ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपडेट इनके बारे में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये टीम क्या कॉम्बिनेशन लेकर के जाएगी। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि जैक क्रॉली, डेविड मलान, माइकल पेपर, हैरी ब्रूक तो खेलेंगे ही, डैन लॉरेंस तो खेलेंगे ही, और जैसा मैंने को कहा कि या तो ग्राहम क्लार्क या तो डेविड मिलर में से कोई एक खेलेगा। बाकी सैंटनर है, टॉम लॉस है, मैटी पॉट्स हैं, आदिल रशीद है, पैट ब्राउन है। पैट ब्राउन पहली बार खेलेंगे इस सीरीज में। बाकी अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की बॉलिंग वो देखने की जरूरत है नहीं, चूंकि ये दोनों जा चुके हैं। लेकिन मैटी पॉट्स पूरे 4 ओवर करेंगे, आदिल रशीद पूरे 4 ओवर करेंगे, डैन लॉरेंस ने पिछले मैच में पूरे 4 ओवर करे थे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नंबर 5 पर बैटिंग करते हैं, तो उसको भी देख करके रखिए। इसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उतना जरूरी है नहीं, क्योंकि 2 मैचेस तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं और जनरली ज्यादातर प्लेयर्स के बारे में आप जान भी चुके होंगे। नहीं भी जानते तो पिछला करियर स्टेट आप जरूर चेक करिएगा। बाकी 2 मैचेस जिसमें से एक मैच ये टीम जीती है, एक मैच हारी है, उसके रिसेंट फॉर्म के आंकड़े अगर आप देखें तो जैक क्रॉली पहले मैच में तो कमाल की पारी खेली, लेकिन दूसरे मैच में फ्लॉप हो गए। फिर डेविड मिलान का भी वही हाल रहा, लेकिन वहीं पर माइकल पेपर के देखे तो दोनों मैच में नहीं चले। लेकिन हैरी ब्रूक ने दोनों मैच में अच्छी पारियां जरूर खेली। तो अभी तक की बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें कंसिस्टेंसी तो वो हैरी ब्रूक के ही साथ देखने को मिली है। बाकी डैन लॉरेंस ये केवल बॉलिंग ज्यादातर कर रहे हैं लेकिन चले बिल्कुल नहीं है। ग्राहम क्लार्क ने पिछले मैच में 36 की इनिंग खेली थी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि डेविड मिलर आज के इस मैच में इनके जहां पर खेलेंगे, जो कि ओवरऑल भी बहुत अच्छे फॉर्म में आप बता नहीं सकते कि है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर नॉट आउट लौटते हैं। इसके बाद मिचेल सैंटनर आ रहे हैं टीम में। बाकी एज ए बॉलर काफी रिसेंटली अच्छे फॉर्म में रहे हैं, हालांकि आखिरी 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन काफी टाइट बॉलिंग इन्होंने वहां पर भी करी थी, और इस तरीके की पिचेस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जब सामने की टीम में स्पिन खेलने वाले बैटर उतने अच्छे हैं नहीं, लेग स्पिनर तो वो लोग आराम से फंस जाते हैं, और एक क्लासी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर अगर आ जाए तब तो निश्चित तौर पर और भी कमाल की बात है। जिसमें आदिल रशीद को लेकर के मैं कही चुका हूं कि आप इनको कप्तान है, बस कप्तान भी आज बना सकते हैं। मैटी पॉट्स ने अभी तक के 2 मैचेस में टोटल 1-2 विकेटें चटकाई हैं, वो भी केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में। और टॉम लॉस ने सेकंड मैच में बॉलिंग करी नहीं, पहले मैच में 1 विकेट लिया। बाकी पैट ब्राउन आज आ रहे हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर। बाकी उसके पहले के 3 मैच में देखे तो कोई विकेट नहीं है, बीच में 1 मैच में 2 विकेट है, फिर उसके पहले 3 मैच में कोई विकेट नहीं है। तो बहुत ही बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। तो किस इनिंग की बॉलिंग होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, जो कि पहली इनिंग की अगर है तो जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो बेंच है उसमें बेन डॉर्सविच तो अभी अवेलेबल है नहीं, डेविड मिलर को लेकर के देखना पड़ेगा खेलेंगे कि नहीं। खेलेंगे भी तो स्मॉल लीग की टीम में हमारे उतने बेहतर ऑप्शन बनते नहीं। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना
3 ही पक्के प्लेयर हैं जो कि सीधे हमारी टीम में आ पा रहे हैं। पैट ब्राउन पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, हालांकि चाहे तो आप सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में भी इनको कंटेन कर सकते हैं। बाकी ऊपर के जो तीनों बैटर हैं उसमें किसी के खिलाफ सबसे बेहतर भरोसा है तो वह है डेविड मलान के साथ। बाकी माइकल पेपर, देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में जब आप जाएंगे ना तो 2 ऑप्शन जो आपको मिलेंगे उसमें बैटिंग ऑर्डर वाइज तो देखेंगे तो माइकल पेपर बेटर है, नंबर 3 पर आते हैं। हालांकि लॉरी इवांस जो दूसरे ऑप्शन है वो भी नंबर 5 पर आ जाते हैं, जिनके इस मैदान पर आंकड़े बहुत अच्छे हैं। तो डिपेंड करेगा कि इन फॉर्म प्लेयर के साथ जाएंगे, हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। लॉरी इवांस की बैटिंग ही केवल एक बार आई है, कंपैरेटिवली लॉरी इवांस का फॉर्म थोड़ा सा पुअर है माइकल पेपर के कंपैरिजन में। हालांकि ये दो इस सीजन के दोनों मैच में नहीं चले, लेकिन उसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में थे, जो कि लॉरी इवांस के साथ देखने को नहीं मिलता। लॉरी इवांस का अपने वेन्यू के आंकड़े देखे थे, बहुत ही कमाल के थे। वो उनके कैसे रहेंगे यानी कि माइकल पेपर के, वो चलिए आगे देखते हैं। बाकी हैं काफी टैलेंटेड प्लेयर, चल गए तो वन साइडेड आप जीतेंगे भी। हेड टू हेड के आंकड़े आकर के अगर आप देखें तो यहाँ पर डेविड मलान ही बेहतर दिखाई पड़ेंगे आपको 6 मैच में 167 रनों के साथ। इसके बाद बात करें तो हैरी ब्रूक के 4 मैच 140 रन है, 63 का हाईएस्ट स्कोर है। डैन लॉरेंस के आंकड़े 1 मैच में 38 रन है, 1 विकेट है, ये काफी बेहतर दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि पूरे 4 ओवर पिछले मैच में करते भी दिखाई पड़े थे। हालांकि आज करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं पता। बाकी सेंटनर को लेकर के कोई डाउट मेरे दिमाग में तो कम से कम है नहीं, इवन आदिल रशीद को लेकर के भी। बाकी आप मैटी पॉट्स के साथ जाएंगे, पैट ब्राउन के साथ जाएंगे, आप पर डिपेंड करेगा। दोनों ही पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए काफी अच्छे ऑप्शन बनेंगे। तो ये 5 प्लेयर तो काफी हद तक पक्के तौर पर हमारी टीम में आ रहे हैं। बाकी कंडीशनली छठा प्लेयर भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आए तो यहाँ पर भी माइकल पेपर कुछ खास ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ते। तो ओवरऑल लॉरी इवांस ज्यादा बेटर नंबर्स के साथ बेहतर प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जैक क्रॉली के नंबर्स भी इस मैदान पर काफी ठीक ठाक हैं, एक शतक यहाँ पर लगा चुके हैं, लेकिन बाकी 4 मैच में नहीं चले हैं। लेकिन डेविड मलान की कंसिस्टेंसी ठीक ठाक यहाँ पर रही है। वहीं पर हैरी ब्रूक भी ठीक ठाक खेले इस मैदान पर। वहीं पर डैन लॉरेंस के आंकड़े इस मैदान पर बहुत ही जबरदस्त है जब बैटर खास करके। इसके साथ साथ मिचेल सैंटनर के 2 मैच में 13 रन है, 3 विकेट है, रशीद के 10 मैच में 12 विकेटें हैं। तो ये 5 प्लेयर तो काफी हद तक हमारी टीम में सीधे आते हैं, जिसमें एक तेज गेंदबाजी ऑप्शन जो है वो मैटी पॉट्स और पैट ब्राउन के रूप में, जो कि बहुत मजबूत है भी नहीं इस टीम का पेस अटैक। तो निश्चित तौर पर दोनों में से किसी भी एक को अगर पहली इनिंग की बॉलिंग अगर आप देखें होते हुए तो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें पैट ब्राउन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर पिक होंगे। तो ये सारे आंकड़े थे जिसके दम पर क्लियर तो हो रहा है निश्चित तौर पर कि सदर्न ब्रेव की जो टीम है ना वो फेवरेट है आज के इस मैच में, क्लियर कट। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि जैक क्रॉली लेग स्पिन पर फंसते हैं। बाकी देखें तो रीस टोपली जो कि पिछला मैच तो नहीं खेले थे उनके खिलाफ, और टिमाल मिल्स यानी कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो भी इनको दिक्कत देती है। बाकी डेविड मलान जो कि एक लेफ्ट हैंडर हैं तो ऑफ स्पिनर के खिलाफ इनका गेम बनता भी है, जिसमें ब्रेसवेल इनको एक बार आउट सस्ते में कर भी चुके, जोफ्रा आर्चर पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं, रीस टोपली पर थोड़ी दिक्कतें रही हैं, टिमाल मिल्स पर भी दिक्कतें रही हैं। तो ये टीम के जो दोनों टॉप ऑर्डर बैटर है बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी में खास करके वो काफी कमजोर दिखाई पड़े हैं। बाकी माइकल पेपर भी लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों पर फंसते हैं, रीस टोपली टिमाल मिल्स दोनों पर आउट हो चुके हैं। लेग स्पिन पर तो हैरी ब्रूक के आंकड़े भी बहुत ही खराब हैं, ओवरऑल स्पिन भी बहुत अच्छी नहीं खेलते। बाकी डैन लॉरेंस, ग्राहम क्लार्क और डेविड मिलर के भी वो सारे प्लेयर बैटर के आंकड़े आप देख सकते हैं। और जबकि ये हमको काफी हद तक समझ में आ चुका है कि फेवरेट तो अगर आप बात करें तो वो सदर्न ब्रेव की ही टीम है, लेकिन जब अपनी फैंटेसी की टीम आप बना लेंगे और उसमें देखेंगे तो हैरी ब्रूक वो कप्तान के सबसे फेवरेट ऑप्शन है, और उसमें वाइस कप्तान के ऑप्शन सबसे फेवरेट माइकल ब्रेसवेल होंगे, जिसमें आपके पास जेम्स विंस जो कि अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, बहुत ही कमाल के आंकड़े हैं। ये भी बहुत अच्छा डिफरेंशियल कप्तान है, वाइस कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं। और उसमें जैक क्रॉली भी, क्रिस जॉर्डन भी, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। जैक क्रॉली तो यहाँ पर शतक भी लगा चुके हैं। बाकी फिलहाल अभी के लिए स्मॉल लीग की टीम बनाइए, फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, जिसका लिंक किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। तो पूरा वीडियो देख करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।